नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो चीनी सौंदर्य शास्त्र की नींव को समझने के लिए मील का पत्थर मानी जाती है। ली झेहो द्वारा लिखित सौंदर्य का मार्ग यानी द पाथ ऑफ ब्यूटी। यह किताब सिर्फ कला के बारे में नहीं है, बल्कि यह चीनी सभ्यता की आत्मा की यात्रा है। इस किताब में ली झेहो ने हजारों सालों के चीनी कला और संस्कृति का विश्लेषण किया है। वे बताते हैं कि कैसे सौंदर्य की भावना समय के साथ बदलती रही है। शुरुआत प्रागैतिहासिक युग से होती है, जब मानव ने पत्थरों पर चित्र बनाना शुरू किया था। प्रागैतिहासिक काल में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर बने चित्र और जानवरों की आकृतियां पाई जाती हैं। ली झेहो कहते हैं कि ये केवल सजावट नहीं थी, बल्कि इनमें जादू और धार्मिक विश्वास छिपे थे। उस समय मनुष्य प्रकृति से डरता था और कला उस डर को काबू करने का एक तरीका था। फिर आता है शांग और झो राजवंशों का युग। यहाँ कांसे की मूर्तियां और बर्तन बनाए गए। ये बेहद भारी, जटिल और डरावने होते थे। ली झेहो बताते हैं कि इन मूर्तियों पर बने राक्षसी चेहरे, जैसे ताओते, वास्तव में सत्ता और धर्म के प्रतीक थे। ये दैवीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। उसके बाद वसंतशर्त और युद्धरत राज्यों का दौर आया। यह वह समय था जब चीन में दार्शनिक विचारों का विस्फोट हुआ। कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, मोत्से सभी ने समाज और मानव स्वभाव पर गहरा प्रभाव डाला। ली झेहो के अनुसार इसी काल में सौंदर्य का स्वरूप बदल गया। अब कला सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय हो गई। कन्फ्यूशियस के विचारों ने कला को एक नैतिक आयाम दिया। उन्होंने कहा कि कला मनुष्य को शुद्ध करती है और समाज में सद्भाव लाती है। संगीत और कविता को शिक्षा का हिस्सा बनाया गया। ली झेहो बताते हैं कि इसी से झेंगमिंग यानी नामों के सुधार की अवधारणा जुड़ी है। कला को सत्य और नैतिकता का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ताओ धर्म ने कला को प्राकृतिक और सहज बनाया। लाओ त्से और झुआंगत्से ने कहा कि सच्ची सुंदरता तो प्रकृति में है, जो बिना किसी प्रयास के है। इस विचार ने चीनी चित्रकला पर गहरा असर डाला। बाद में चीनी परिदृश्य चित्रों में यह भावना स्पष्ट दिखती है। ली झेहो हान राजवंश का विश्लेषण करते हैं, जब चीन एक साम्राज्य बना। इस दौर में कला भव्य और विस्तृत हुई। कब्रों में चित्रित होने वाले दृश्यों में दैनिक जीवन, शिकार और स्वर्ग की कल्पनाएं होती थी। यह कला आम आदमी के लिए थी, लेकिन राजसी ठाठ के साथ। उसके बाद वेइजन और 6 राजवंशों का काल आता है। यह बौद्ध धर्म के प्रभाव का समय था। चीन में बौद्ध मूर्तियां और गुफाओं में चित्र बनाए गए। ली झेहो इसे दिव्य और मानव के मिलन का काल कहते हैं। मूर्तियों में शांति और करुणा झलकती थी। यह एक नई सौंदर्य भावना थी। तांग राजवंश चीनी कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ली झेहो बताते हैं कि इस समय कला पूरी तरह खिल उठी। कविता, संगीत, नृत्य, चित्रकला सभी अपने चरम पर थे। ली बाई और दू फू जैसे कवियों ने मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्त किया। चित्रों में रंग और गति का बेजोड़ मेल था। तांग के बाद सोंग राजवंश आता है। यहाँ कला अधिक आत्मचिंतनशील और परिष्कृत हो गई। चीनी परिदृश्य चित्रकला अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंची। कलाकार प्रकृति के साथ एकाकार होना चाहते थे। ली झेहो इस शैली को चान या ध्यान से जोड़ते हैं। चित्र में सिर्फ पहाड़ और पानी नहीं, बल्कि आत्मा की शांति होती थी। मिंग और किंग राजवंशों में कला अधिक लोकप्रिय और व्यावसायिक हुई। लेकिन ली झेहो चिंता व्यक्त करते हैं कि इस दौर में कला की आंतरिक गहराई कम हो गई। बौद्धिक वर्ग ने कला को केवल सजावट का साधन बना दिया। फिर भी कुछ महान चित्रकार और लेखक पैदा हुए। इस पूरी यात्रा में ली झेहो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, रूप और भाव का समन्वय। उनके अनुसार हर युग की कला अपने समय के सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक संदर्भ को दर्शाती है। कला का रूप बदलता है, लेकिन मूल मानवीय भावनाएं स्थिर रहती हैं। वे यह भी बताते हैं कि चीनी सौंदर्य शास्त्र में लाइन या रेखा का बहुत महत्व है। पश्चिमी कला में रंग और प्रकाश पर जोर दिया जाता है, जबकि चीनी कला में सुंदर, बहती रेखाएं भावनाओं को व्यक्त करती हैं। यह कैलीग्राफी और चित्रकला दोनों में देखा जा सकता है। ली झेहो के अनुसार चीनी कला का विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी शैली अचानक नहीं आती, बल्कि पिछली शैलियों से विकसित होती है। इसलिए सौंदर्य का मार्ग पढ़ते समय हमें पूरे इतिहास को एक धागे में पिरोना चाहिए। अब बात करते हैं इस किताब के कुछ मुख्य अध्यायों की। पहला अध्याय प्राइमिटिव आर्ट पर है। यहाँ ली झेहो ने पत्थर युग की कला का विश्लेषण किया है।
उनका मानना है कि मिट्टी के बर्तनों पर बने पैटर्न केवल रैंडम नहीं थे, बल्कि उनमें छिपे अर्थ थे। दूसरे अध्याय में वे कांस्य युग की राक्षसी मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ताओ ते मुखौटा एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ली जेहो कहते हैं कि यह मुखौटा सत्ता और डर का प्रतीक था, जो शासकों को दैवीय शक्ति देता था। यह कला वर्ग संघर्ष को भी दर्शाती है। तीसरे अध्याय में वे कन्फ्यूशियस और ताओ के सौंदर्य शास्त्र पर चर्चा करते हैं। कन्फ्यूशियस ने कला को ली अनुष्ठान और युए संगीत से जोड़ा। ताओ धर्म ने कला को वुवेई बिना प्रयास के कार्य से जोड़ा। ये दोनों विचार चीनी कला की दो धाराएं बन गईं। चौथा अध्याय हान राजवंश के मंदिरों और कब्रों की कला पर है। यहाँ ली जेहो बताते हैं कि कैसे हान कला जीवन और मृत्यु के बीच का पुल थी। चित्रों में स्वर्ग और नर्क के दृश्य, पूर्वजों की पूजा और सांसारिक जीवन का उत्सव दिखता है। पांचवा अध्याय बौद्ध कला को समर्पित है। ली जेहो बताते हैं कि बौद्ध धर्म के आने से चीनी कला में एक नया आयाम जुड़ा। गुफाओं में बनी प्रतिमाएं और भित्तिचित्र धार्मिक भावना और कलात्मक कौशल का अद्भुत मेल है। छठा अध्याय तांग राजवंश के कवियों और चित्रकारों पर है। ली जेहो यहाँ विशेष रूप से ली बाई की कविताओं का उल्लेख करते हैं, जो स्वतंत्रता और भावना के प्रतीक हैं। दू फू की कविताएं सामाजिक यथार्थ को दर्शाती हैं। सातवां अध्याय सोंग राजवंश के परिदृश्य चित्रों पर है। यहाँ ली जेहो बताते हैं कि कैसे चित्रकारों ने प्रकृति को एक दार्शनिक दृष्टि से देखा। पहाड़ और पानी सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्रतीक थे। आठवां अध्याय मिंग और किंग राजवंश की लोक कला और बौद्धिक कला पर है। ली जेहो यहाँ कलाकारों के आत्माभिव्यक्ति के संघर्ष को रेखांकित करते हैं। कुछ कलाकारों ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर व्यक्तिगत शैली विकसित की। नौवां अध्याय चीनी वास्तुकला और बागवानी पर है। ली जेहो बताते हैं कि चीनी बागवानी का उद्देश्य प्रकृति को मानव निर्मित स्थान में समेटना था। यह ताओ और चांद दर्शन का व्यावहारिक रूप था। 10वां अध्याय निष्कर्ष है। ली जेहो यहाँ सभी धागों को जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि चीनी सौंदर्य शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कभी भी नैतिकता और आध्यात्मिकता से अलग नहीं हुआ। कला हमेशा मानवीय अनुभव का हिस्सा रही है। इस किताब में ली जेहो ने एक और महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की है, संरचनात्मक अनुरूपता। उनके अनुसार समाज की आर्थिक और राजनीतिक संरचना कला की संरचना को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, सामंतवादी समाज में कला भी श्रेणीबद्ध और अनुष्ठानिक होती है। वे मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भी कला को देखते हैं। ली जेहो एक मार्क्सवादी विचारक थे, इसलिए वे कला को वर्ग संघर्ष और उत्पादन संबंधों से जोड़ते हैं। लेकिन वे केवल आर्थिक निर्धारणवाद में नहीं फंसते, बल्कि कला की सापेक्ष स्वायत्तता को भी मानते हैं। इस किताब की एक और विशेषता यह है कि यह केवल विवरण नहीं देती, बल्कि तुलनात्मक विश्लेषण भी करती है। ली जेहो चीनी कला की तुलना पश्चिमी कला से करते हैं। वे बताते हैं कि पश्चिमी कला में मानव शरीर और प्रकृति के वास्तविक चित्रण पर जोर है, जबकि चीनी कला में अभिव्यक्ति और प्रतीकात्मकता अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का उपयोग होता है, जबकि चीनी चित्रकला में फ्लोटिंग परिप्रेक्ष्य होता है, जहां दर्शक चित्र के अंदर यात्रा कर सकता है। यह अंतर दोनों संस्कृतियों की विश्व दृष्टि को दर्शाता है। ली जेहो ने सौंदर्य का मार्ग में बड़ी संख्या में कलाकृतियों और साहित्यिक कृतियों का उल्लेख किया है। वे कन्फ्यूशियस के बुक ऑफ सॉन्ग्स, ली बाई की कविताओं और सोंग काल के परिदृश्य चित्रों का गहन विश्लेषण करते हैं। वे बुक ऑफ सॉन्ग्स को चीनी कविता की नींव मानते हैं। इसमें लोकगीत, प्रेम गीत और अनुष्ठानिक गीत शामिल हैं। ली जेहो बताते हैं कि इनमें सरल लेकिन गहरी भावनाएं हैं, जो बाद की सभी चीनी कविता को प्रभावित करती हैं। इसी तरह वे तांग काल की महान कविताओं को मानवीय अनुभव की पराकाष्ठा मानते हैं। ली बाई की ड्रिंकिंग अलोन बाय मूनलाइट या दू फू की स्प्रिंग व्यू जैसी कविताएं आज भी उतनी ही सजीव हैं। सोंग काल के चित्रकार गुओशी और फैन कुआन के काम का ली जेहो विस्तार से उल्लेख करते हैं। गुओशी का प्रसिद्ध ग्रंथ लिन क्वान गाओजी, वन और जलधारा का उच्च संदेश, चित्रकला के सिद्धांत का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ली जेहो बताते हैं कि इस ग्रंथ में चित्रकार को सलाह दी जाती है कि वह प्रकृति का गहन अध्ययन करे और फिर भूल जाए, ताकि चित्र स्वाभाविक रूप से उभरे। यह ताओ दर्शन का सीधा प्रभाव है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो चीनी कला को औरों से अलग बनाती है, यह है कैलीग्राफी। ली जेहो कैलीग्राफी को सभी चीनी कलाओं का सार मानते हैं। वे कहते हैं
कि ब्रश स्ट्रोक में ही चीनी सौंदर्य शास्त्र का रहस्य छिपा है। कैलीग्राफी में हर स्ट्रोक में गति, लय और भावना होती है। यह संगीत की तरह है जो समय में बहता है। ली जेहो के अनुसार यही कारण है कि चीनी कला में स्थिर चित्र भी गतिशील लगते हैं। इसके अलावा चीनी चित्रकला में पोइम एंड पेंटिंग इन वन की परंपरा है। कविता और चित्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैलीग्राफी में लिखी कविता चित्र के अर्थ को गहरा करती है। यह एक बहुस्तरीय कला है। ली जेहो यह भी बताते हैं कि चीनी कला में रिक्त स्थान, व्हाइट स्पेस का बहुत महत्व है। चित्र में खाली जगह जानबूझकर छोड़ी जाती है ताकि दर्शक अपनी कल्पना से उसे भर सके। यह ताओ के शून्यता के सिद्धांत से जुड़ा है। इस पुस्तक को पढ़ने का एक बड़ा अनुभव यह है कि यह आपको कला को देखने का नया नजरिया देती है। आप किसी पुरानी चीनी मूर्ति या चित्र को देखकर उसके पीछे की सभ्यता और विचारधारा को समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप शांग राजवंश के एक कांस्य बर्तन को देखते हैं तो ली जेहो की समझ से आप उसमें सत्ता, धर्म और डर के संकेत देख सकते हैं। यह केवल एक सुंदर वस्तु नहीं, बल्कि इतिहास का एक दस्तावेज है। इसी प्रकार सोंग काल के एक परिदृश्य चित्र को देखकर आप चान बौद्ध ध्यान की शांति का अनुभव कर सकते हैं। ली जेहो आपको इन परतों को उधेड़ने में मदद करते हैं। सौंदर्य का मार्ग एक अकादमिक किताब है, लेकिन यह आम पाठक के लिए भी सुलभ है। ली जेहो की भाषा स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण है। वे जटिल विचारों को सरल उदाहरणों से समझाते हैं। किताब की शुरुआत में वे एक प्रश्न उठाते हैं, सौंदर्य क्या है? फिर वे इसे परिभाषित करने की बजाय इसके ऐतिहासिक विकास को दिखाते हैं। उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक और ऐतिहासिक भौतिकवादी है। वे मानते हैं कि सौंदर्य की कोई शाश्वत परिभाषा नहीं है। हर युग अपनी सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार नए सौंदर्य मानदंड बनाता है। लेकिन फिर भी कुछ कलाकृतियां सदियों तक जीवित रहती हैं, क्योंकि वे मानवीय अनुभव के सार्वभौमिक पहलुओं को छूती हैं। यही कारण है कि आज भी हम प्राचीन चीनी कविताओं और चित्रों से जुड़ाव महसूस करते हैं। ली जेहो कहते हैं कि ये कलाकृतियां समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसने चीनी कला के अध्ययन को एक नई दिशा दी। ली जेहो ने पारंपरिक चीनी विद्वानों की तरह केवल अलग अलग कलाओं का अध्ययन नहीं किया, बल्कि एक एकीकृत सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कला को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन से जोड़ा। उनका मानना था कि कला को समझने के लिए उसे उसके संपूर्ण सांस्कृतिक संदर्भ में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं इस किताब की आलोचना की। कुछ विद्वानों का मानना है कि ली जेहो का मार्क्सवादी ढांचा कला की जटिलता को सरल बना देता है। वे आर्थिक कारकों पर अत्यधिक जोर देते हैं, जबकि कला में व्यक्तिगत प्रतिभा और संयोग भी महत्वपूर्ण है। दूसरी आलोचना यह है कि वे चीनी कला के कुछ पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं, जैसे स्त्री कला या अल्पसंख्यक कला। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पुस्तक 1981 में प्रकाशित हुई थी, जब ये विषय उतने प्रचलित नहीं थे। फिर भी सौंदर्य का मार्ग चीनी कला के अध्ययन में एक क्लासिक बन गई है। इसका चीनी और विदेशी विद्वानों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कई विश्वविद्यालयों में इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ली जेहो का योगदान केवल इस पुस्तक तक सीमित नहीं है। उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं, जैसे द चाइनीज पैथ टू मॉडर्नाइजेशन और ए रीडिंग ऑफ द एनालिक्स। लेकिन सौंदर्य का मार्ग उनकी सबसे लोकप्रिय कृति है। अब हम आपको इस पुस्तक के कुछ अद्भुत उद्धरण सुनाएंगे। ली जेहो लिखते हैं, सौंदर्य मनुष्य के स्वभाव का एक हिस्सा है, लेकिन यह इतिहास द्वारा आकार दिया गया है। यह वाक्य पूरी किताब का सार है। एक और जगह वे कहते हैं, चीनी कला में रिक्त स्थान खाली नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं से भरा है। यह ताओ दर्शन का सुंदर रूपांतरण है। वे यह भी लिखते हैं, प्राचीन कांस्य मूर्तियां डरावनी हैं, लेकिन उस डर में एक विस्मय है जो हमें अपनी लघुता का एहसास कराता है। ऐसे ही अनेक रोचक अंश पूरी किताब में बिखरे पड़े हैं। हर पन्ने पर कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारी इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे चीनी कला प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक विकसित हुई। ली जेहो ने हर युग की विशेषताओं को बड़ी स्पष्टता से समझाया है। आइए अब एक सारांश देते हैं। प्रागैतिहासिक कला में जादू और अनुष्ठान था। कांस्य कला में सत्ता और डर था। वसंत शरद काल में नैतिकता और दर्शन आया। हान कला में जीवन और मृत्यु का संगम था। बौद्ध कला में करुणा और ध्यान था। तांग कला में भावना और स्वतंत्रता का उत्सव था। सोंग कला में आत्मचिंतन और प्रकृति से एकता थी।
मिंगकिंग कला में व्यावसायिकता और व्यक्तिवाद दिखा। हर युग की अपनी एक अलग सुंदरता है। ली जेहो हमें सिखाते हैं कि सुंदरता को एक ही पैमाने से नहीं मापा जा सकता, उसे उसके अपने संदर्भ में समझना होता है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख है। जब हम किसी कला को देखते हैं तो हमें यह पूछना चाहिए कि यह किस समय, किस समाज और किस दृष्टिकोण से बनी है। ली जेहो ने इस किताब के माध्यम से हमें एक ऐतिहासिक चेतना दी है। वे हमें बताते हैं कि हम आज जो सौंदर्य देखते हैं वह सहस्राब्दियों के मानवीय अनुभव का परिणाम है। हम सभी उस महान परंपरा का हिस्सा हैं। जब हम किसी चीनी चित्र को देखते हैं तो हम उन हजारों कलाकारों, दार्शनिकों और आम लोगों से जुड़ जाते हैं जिन्होंने इस मार्ग को बनाया। यह पुस्तक सिर्फ चीनी कला प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो यह समझना चाहते हैं कि मानव ने सुंदरता को कैसे अभिव्यक्त किया। अंत में हम आपको यही कहेंगे कि यदि आपने सौंदर्य का मार्ग नहीं पढ़ा है तो इसे अवश्य पढ़ें। यह आपकी आंखें खोल देगी और आपको कला को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देगी। और यदि आप इसे पढ़ चुके हैं तो इसे फिर से पढ़ें। हर बार इसमें कुछ नया मिलेगा। यह एक ऐसी किताब है जो कभी पुरानी नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको ली जेहो के विचारों से परिचित कराया होगा। अगली बार हम एक और महान पुस्तक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी कला की यात्रा जारी रखें।